आज के आपके करंट अफेयर्स 28 अक्टूबर 2021 के सबसे पहला करंट अफेयर है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या है? सेम ऐसी मैनेजमेंट अथॉरिटीज हर स्टेट के अंदर भी एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, दिल्ली की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का एक्चुअली करंट अफेयर था। ठीक है, तो उसे हम नेशनल पढ़ते हैं। देखो नेशनल क्या है, इंडिया के अंदर कभी भी कोई डिजास्टर आता है उसे डील करने के लिए ये एपेक्स बॉडी है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी पूरे इंडिया के अंदर कोई भी डिजास्टर उसके लिए। तो ये पॉलिसी सेट करती है डिजास्टर मैनेजमेंट की, किस तरीके से आपकी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पांस फोर्स जो है एनडीआरएफ, उसे कैसे मैनेज करना है, कैसे सारी कंट्रीज के बीच में, सॉरी कंट्रीज कह दिए, सारी स्टेट्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कहाँ कहाँ पे बटालियंस उसकी बेस करनी है, उसका कैडर कैसे आएगा, सारी रूल्स मतलब ये डिसाइड करते हैं। इसके अलावा ये हेडेड होती है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, पर 2020 से मतलब इसके अंदर वैसे टोटल 9 मेंबर होते हैं। ठीक है, अप टू मैक्सिमम 9 मेंबर हो सकते हैं। 2020 से इसके अंदर सिर्फ 5 मेंबर ही है, होने को मैक्सिमम 9 हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके ये सारे के सारे फंक्शन है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी नेशनल प्लान इंडिया का क्या रहेगा, पॉलिसीज डिजास्टर मैनेजमेंट की क्या रहेंगी, वो सब कुछ डील करने के लिए इस बॉडी को बनाया जाता है। फिर एक जनरल बॉडी है जो डिसीजन मेकिंग है, अपने आप में डिजास्टर रिस्पॉन्स में और कोई काम नहीं करती। एक तो कभी भी कोई डिजास्टर आया उसे ओवरलुक करेगी कि अब डिजास्टर को कैसे टैकल करें, तो उसके लिए रिस्पांस फोर्स भी भेजेगी, कितना फंड रिलीज करना है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड से वो डिसाइड करती है। तो कोऑर्डिनेशन का काम है इसका नेशनल लेवल पे। ठीक है, सिर्फ डिसीजन मेकिंग बॉडी है, बाकी जो है फंड और जो फोर्स है वो इसी की कमांड पे चलते हैं। ठीक है, अपने आप में इसका सारा ऑपरेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर संभालती है, इसका जितना पेपर वर्क कुछ भी है वो होम अफेयर संभालती है। अगला आपका करंट अफेयर है कि सेंटर बर्थ और डेटाबेस, बर्थ और डेथ के डेटाबेस को मेंटेन करके रखना चाहती है। ठीक है, इससे पहले क्या है, अभी कोई भी जो आपके बर्थ और डेथ होती है ना, वो सारी की सारी आपकी बर्थ और डेथ स्टेट गवर्नमेंट्स अपने खुद के रिकॉर्ड बना के रखती हैं। हर स्टेट का अपना रिकॉर्ड होता है, कितने बर्थ हुए हैं, उनका नाम क्या रखा गया है, कहाँ पे बर्थ हुआ है, डेथ कहाँ पे हुई है, वो सारे जो सर्टिफिकेट जारी होते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ, वो एक स्टेट के अकॉर्डिंग होते हैं। मतलब होती म्यूनिसिपल एरिया के अंदर रजिस्ट्रेशन है, पर मैक्सिमम एक स्टेट लेवल के अंदर रिकॉर्ड बनते हैं। ये जितने भी रिकॉर्ड्स हैं ये आपके रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स एक्ट 1969 के अंडर होते हैं। इसी के अंडर आपको बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट ये चीजें जारी भी होती हैं। ठीक है, सेंटर अपना डेटाबेस क्यों बनाना चाहती है? सेंटर बेसिकली पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट करना चाहती है। पॉपुलेशन रजिस्टर वो होता है जिसके अंदर सारे इंडिया के सिटीजन्स की इंफॉर्मेशन है, इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं उन सबकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। अब ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे इन्होंने रखी हुई है ये लगातार अपडेट नहीं हो पाती, क्योंकि डेटा बहुत ही डिलेड तरीके से आता है, और दूसरा कई बार डेटा पूरी तरह पहुंचता भी नहीं है। तो सेंटर इसे अपडेट करना चाहती है, इस कारण रियल टाइम में डेटा स्टेट से लेना चाहती है और एक सेंटर डेटाबेस बनाना चाहती है, हर स्टेट का डेटा यहाँ पे आ जाएगा। अभी भी ऐसा नहीं है कि आपके सेंटर के पास किसी भी तरीके से डेटा नहीं जाता, नेशनल लेवल पे आपका डेटा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया मेंटेन करता है, और यही आपके पॉपुलेशन रजिस्टर भी एक्चुअली मेंटेन करते हैं, इंडिया की आबादी कितनी होगी है वो सब कुछ। पर अब ये जो सेंटर का डेटा बनाएगी, अब डेटा इसे और किस तरीके से एडवांस करना चाहती है। देखो, हम इसी डेटा का यूज करके आपके जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन है, आधार है, राशन कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ये सारी चीजें एक्सपायर कर दिया करें, ताकि ऐसा ना हो कि लेट्स सपोज किसी पर्सन की डेथ हो गई है, डेथ होने के बाद भी उसका आधार कार्ड चलता रहे, या उसका कहते हैं ना कि मरे हुए लोग कैसे वोट डाल रहे हैं, क्योंकि उनकी कभी उनका जो वोटर कार्ड था वो कभी बंद नहीं करते।
तो अगर एक सेंट्रल डेटाबेस होगा, डिजिटल डेटाबेस होगा, उसमें जैसे ही एंट्री आएगी कि इस पर्सन की डेथ हो गई है, उसका आधार, उसका वोटर कार्ड, ये सब कुछ, राशन कार्ड, ये सारी चीजें बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटर अपनी आजकल के इंटरनेट को यूज करके ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी को ऐसे बनाना चाहते हैं। क्लियर है? इसके बाद रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के बारे करंट अफेयर है। इंडिया के अंदर सबसे पहला सेंसस जो हुआ था ना, वो वैसे आपके 1870s में हो गया था। प्रॉपर हम सेंसस कितने टाइम बाद करवाते होते हैं? 10 साल बाद, इसीलिए इन्हें डेसीनियल बोला जाता है। 10 साल बाद जो सेंसस का ये जो पूरा सिस्टम शुरू हुआ ना, ये 1881 में शुरू हुआ। तो आज जो हम सेंसस फॉलो करते हैं, जैसे अभी 2021 चल रहा है, इस टाइम आपका सेंसस शुरू हुआ होगा। रेफरेंस डेट के तौर पे हम कौन सी डेट को लेते हैं? मतलब जब हम कहते हैं कि इंडिया की आबादी 130 करोड़ की है, लेट्स वो सेंसस में आ गया 130 करोड़ की आबादी है, तो हम रोज का डेटा थोड़ी गिन रहे हैं। कोई एक डेट मुझे माननी पड़ेगी ना पूरे इंडिया में, चाहे मैंने डेटा पहले ले लिया हो चाहे बाद में ले लिया हो। डेटा कंपाइल करने के लिए क्या जरूरी है? मुझे एक डेट लेके चलनी होती है। लेट्स सपोज कि पूरे सेंसस का इस डेट का डेटा, यानी कि इस डेट को इंडिया की आबादी 130 करोड़ है। अब चाहे मैंने उस डेट के बाद डेटा कलेक्ट किया हो चाहे पहले कर लिया हो, पर एक सिंगल डेट मार्क की होती है सेंसस में, वो है आपकी 1 मार्च। 1 मार्च जो भी सेंसस होता है, जैसे लास्ट हुआ है 1 मार्च 2011 को इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी। अब 2021 में सेंसस हो रहा है, इसका जब डेटा कंपाइल होके आ जाएगा, अभी भी कैलकुलेशन चल रही है, पर ये सारी की सारी जो काउंटिंग है जब ये खत्म होगी तो एंड में यही माना जाएगा कि आपके पूरे के पूरे इस टाइम में 1 मार्च को कितनी पॉपुलेशन थी इंडिया की। तो हम एक सिंगल डेट पे कंपाइल कर देते हैं डेटा। ठीक है, ये सारा सेंसस का डेटा कंपाइल करना और बनाने का काम रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया का है। ये अपने आप में रजिस्ट्रार जनरल का ऑफिस 1961 इंडिपेंडेंट इंडिया में एग्जिस्टेंस में आया है। उससे पहले अलग ऑफिस के तौर पे ये नहीं एग्जिस्ट करता था। ठीक है, ये आपकी डेमोग्राफिक सर्वेस भी करवाता है। डेमोग्राफिक का मतलब आबादी के बारे में जानकारी लेना। ठीक है, जैसे नंबर की ही जानकारी जो है हमारे सेंसस में। इसके अलावा आपके जिसमें सेंसस ऑफ इंडिया हो गया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया करके भी एक होता है। लिंग्विस्टिक क्या होता है जी? लैंग्वेज। ठीक है, ये लैंग्वेज को रेफर करते हैं। तो इंडिया के अंदर कौन कितनी भाषा बोलता है, ताकि लगातार हम मॉनिटर कर सकें कि आपकी लैंग्वेज चेंज कैसे आ रहा है। जैसे हिंदी लैंग्वेज इंडिया की कितनी % पॉपुलेशन बोलती है? सिर्फ 40% के करीब पॉपुलेशन को हिंदी आती है, बाकियों को हिंदी नहीं आती है, वो बोलते नहीं है। जब उन्हें हिंदी ही नहीं आती, इसी कारण हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है हिंदी। अभी थोड़े टाइम पहले ही कंट्रोवर्सी होकर हटी है ना जोमैटो की। नहीं पता? मैं तुम्हें बताता हूँ ट्विटर पे क्या चलता है। ठीक है, जोमैटो के एक कस्टमर केयर को, मतलब साउथ इंडियन किसी ने, मतलब तमिलनाडु से फोन लगाया था। अब उसे या इंग्लिश आती थी या तमिल आती थी। तो जोमैटो कस्टमर केयर वाले ने बात करते बोला कि सर थोड़ी बहुत ही हिंदी तो इंडिया में रहते हो, सबको ही आनी चाहिए। साउथ इंडिया में ना ये बात बोलते ना बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। साउथ इंडियंस मानना ही नहीं चाहते हिंदी लैंग्वेज को। वो इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी कि जोमैटो को पब्लिकली सॉरी फील करना पड़ा है कि ऐसा हम अपने स्टाफ को सिखाएंगे कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, कि हमारी स्टाफ की गलती है, क्योंकि साउथ इंडिया में कोई हिंदी में बात करना ही नहीं, उन्हें आती भी होगी ना तब भी वो तुमसे हिंदी में नहीं बात करेंगे, उन्हें नफरत है हिंदी से। उसका कारण है एंशिएंट इंडिया। बेसिकली वो मानते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन रही है ना, वो सिविलाइजेशन ओरिजिनली वो रहते थे वहां पे। जो हम नॉर्थ इंडिया में आके हम सारे बस गए हैं, हम सारे एज ए इन्वेटर आए हैं, हमारे जो पूर्वज आए हैं वो इन्वेटर आए हैं। हमने आके उनके शहर तबाह किए हैं, उनमें से कुछ लोगों को गुलाम बना लिया और बाकी सबको साउथ भागने पे मजबूर कर।
तो एक्चुअली उदय जी आपका माइक ऑन है। तो इसके बाद इसलिए वो मानते हैं, और जो आके इन्वेड किए थे वो आर्यंस थे, उन्होंने आके वेद लिखे हैं, ठीक है। वेद से आई संस्कृत, संस्कृत की लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन में जाके हिंदुस्तानी लैंग्वेज, हिंदुस्तानी से हिंदी आई है। तो वो मानते हैं कि ये लैंग्वेज हमारी नहीं है, ये ऐसी लैंग्वेज है जो हमारी तरह एक तरह से कॉलोनियल लैंग्वेज हमारे ऊपर इम्पोज की जा रही है। क्योंकि सबसे पुरानी लैंग्वेज जो एक्चुअली मानी गई है हिंदी और संस्कृत इनसे पुरानी, वो तमिल है। तमिल बहुत पुरानी लैंग्वेज है, तमिल के सबूत आपके वेदों से भी पुराने हैं। तो तमिल बहुत पुरानी लैंग्वेज है। तमिलनाडु तो बिल्कुल ही मानने को तैयार ही नहीं है इस लैंग्वेज को। बाकी आसपास केरला कर्नाटका में तब भी तुम लोगों को हिंदी बोलते हुए देख लोगे। तमिलनाडु के लोग इस चीज को लेकर बहुत ही कट्टर है कि वो हिंदी नहीं बोलना चाहते, ठीक है। मतलब हाँ जी, ठीक है। मतलब ये एक थ्योरी है आर्यन इन्वेजन थ्योरी, मैंने वो आपको समझाई है, और इसी से ही ये नफरत जनरेट होती है, ठीक है। और इसी कारण जोमेटो को माफी भी मांगनी पड़ी, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है साउथ इंडिया में। इंडिया ने 19 हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन शुरू किया था ना, हमने यही सोचा था 1964 में जाके इंग्लिश लैंग्वेज का यूज खत्म कर देंगे, तब तक सारे देश को हिंदी सिखा के हिंदी बोलने लग जाएंगे। 1964 के बाद सारा एजुकेशन हर चीज हिंदी में होगी। पर 1963 में साउथ इंडिया के अंदर दंगे इतने बड़े स्केल पे होने लग गए कि तुम इंग्लिश कैंसिल नहीं करोगे और सिर्फ हिंदी एज ऑफिशियल यूनियन की लैंग्वेज नहीं करोगे। इसी के चलते हुए आपकी एक्ट पास करना पड़ा था, जिसके थ्रू आपके इंग्लिश लैंग्वेज कंटिन्यू की गई हमेशा के लिए, ठीक है। अब हिंदी लैंग्वेज एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, और हिंदी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज है ऑफिशियल लैंग्वेज एज स्टैट्यूटरी लैंग्वेज, क्योंकि वो एक्ट के थ्रू आई हुई है, ठीक है। तो ये आपके लिंगुअल प्रोविजंस है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी लैंग्वेज की कंट्रोवर्सीज खड़ी होती रहती हैं। जैसे लास्ट ईयर आपकी वो निकाली थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ना पहले चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए फॉर्मूला था 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, एक बच्चे को 3 भाषाएं सिखाई जाएंगी। उसमें 2 लैंग्वेजेस कंपलसरी की हुई थी, एक है इंग्लिश और एक है हिंदी, और तीसरी रीजनल रखी हुई थी। पर वही फिर से हिंदी के ऊपर इंसिस्टेंस, तो उन्हें उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से हिंदी को एज अ कंपलसरी लैंग्वेज हटाना पड़ा कि कंपलसरी नहीं होगी, पर 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला है, 3 कोई भी सिखा सकते हैं। उसमें इंग्लिश कंपलसरी है, बाकी 2 आपकी कोई भी हो सकती है। क्लियर है? अब आपके आज 2 इंटरनेशनल बैंक्स और मतलब एक तरह से 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बैंक्स हैं ये, इनके बारे करंट आया हुआ है। इंडिया की गवर्नमेंट ने 6 आपके जितने भी कोविड वैक्सीन्स इंडिया के अंदर और लगनी है और सप्लाई करनी है, उनके लिए लोन अप्लाई किया है, क्योंकि कंपनीज को तो पे करना ही पड़ता है ना। तो उनके लिए लोन अप्लाई किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 जगहों पे, एक एशियन डेवलपमेंट बैंक और एक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये आपके 2 अलग अलग बैंक्स हैं जो आपकी फंडिंग करेंगे अगर अप्रूव हो जाता है। अब ये बैंक्स है क्या, क्यों बनाए गए, इनका काम क्या है? देखो, ये जो बैंक्स बनाए जाते हैं, अगर आप इनके मेंबर बनते हो, आपको ना हर साल अपने बजट में से कुछ पैसे इसमें कंट्रीब्यूट करने होते हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि आपके शेयर कितने हैं इसमें। देखो, ये बैंक्स जो होते हैं ना, ये इक्वल प्रिंसिपल के ऊपर काम नहीं करते। इसमें क्या होता है कि तुम जितनी बैंक के अंदर कंट्रीब्यूशन डाल रहे हो, जितने पैसे की कंट्रीब्यूशन डाल रहे हो, उस कंट्रीब्यूशन के मतलब उसके बराबर आपको फिर शेयर्स मिलेंगे। शेयर्स एक तरह से आपकी डिसीजन मेकिंग पावर है कि आप इसके फैसलों में कितना रोल प्ले कर सकते हो। पर उतना ही आपको हर साल उतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स इसके अंदर अपने बजट में से डालने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये शेयर का जितना परसेंटेज होगा उतना ही आपका होगा, तो आपको कंट्रीब्यूशन अपनी बढ़ानी पड़ेगी, शेयर, और इसी के अकॉर्डिंग सब कुछ चलता है,
ठीक है, तो अनइक्वल प्रिंसिपल है, इसी के मुताबिक तुम्हें वोटिंग राइट मिलेगा, यही शेयर्स के मुताबिक वोटिंग राइट मिलेगा। अब दोनों का मेंबर इंडिया भी है, इंडिया दोनों में कंट्रीब्यूट भी करता है और दोनों से मतलब देखो ऐसा नहीं होता कि अगर तुम कंट्रीब्यूट करते हो तो तुम लोन नहीं ले सकते। एक जनरल प्रिंसिपल कि अगर तुम कंट्रीब्यूट भी करते हो तब भी हम साल का कितना देते होंगे, 1 मिलियन 2 मिलियन डॉलर्स, पर हम लोन जो वापस लेते हैं कई बार वो बिलियंस ऑफ डॉलर में भी होता है, क्योंकि इतने सारे देशों से हर साल पैसा जो इकट्ठा होता है वो अलग अलग लोन्स में फिर बांटा जा सकता है। ठीक है, ये बैंक्स इंटरनेशनली इसलिए बनाए गए हैं कि जितने भी आपके डेवलपिंग देश हैं या अंडर डेवलप्ड देश हैं उन्हें फाइनेंस मिल सके और वो अपने देश के अंदर ग्रोथ करवा सके। अब जब भी लोन मिलते हैं ना, लोन सरकारों को, मतलब दो टाइप के आपके लोन्स होते हैं। एज अ पर्सन हमें दूसरे एक टाइप का लोन नहीं मिलता, लोन आपके दो टाइप के होते हैं, एक को कहते हैं आपके हार्ड लोन्स और एक को कहते हैं आपके सॉफ्ट लोन्स। एक होते हैं आपके हार्ड लोन्स और एक होते हैं आपके सॉफ्ट लोन्स। हार्ड लोन्स जैसे हमें भी जो लोन मिलेगा एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया वो भी हार्ड लोन है। हार्ड लोन में क्या होता है कि परसेंटेज जो आपके इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है ये हमेशा हाई होता है। ठीक है, कम से कम भी 10-12% इंटरेस्ट रेट जो चार्ज हुआ वो आपका हार्ड लोन में हुआ। सॉफ्ट लोन होते हैं बहुत ही माइनर सा आपका इंटरेस्ट रेट होता है, 1 या 2% का, इतना कम आपका इंटरेस्ट रेट होता है। ठीक है, जैसे जो इंडिया बुलेट ट्रेन बना रहा है, जापान ने उसका लोन दिया है वो 1% पे है और हमने वो लोन 25 साल में चुकाना है, तो हर साल थोड़ा थोड़ा कर करके और सिर्फ 1% इंटरेस्ट रेट पे वापस कर देना। ठीक है, तो ऐसी चीजों के लिए, कोई भी डेवलपमेंट के लिए, और जैसे यहाँ पे वैक्सीन प्रोक्योर करनी है, ऐसे कामों के लिए हमेशा सरकारें लोन उठाती रहती हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक आपका बनाया गया था, कैसे क्वेश्चन आते हैं, 1966 में बनाया गया था। आपके पीसीएस में ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि इनके हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर मनीला, जो आपके फिलीपींस की कैपिटल है, ये वहां पे है। ये बाकी कहाँ पे पड़ता है ये आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं, ये बस शहर याद रखना, मनीला आपके फिलीपींस में पड़ता है। आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक में जब ये बना था, जब इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, तब इसमें 31 मेंबर थे और आज ग्रो करके 68 हो गए। ठीक है, तो ओवर द टाइम इसकी मेंबरशिप ग्रो कर गई है, तो इंडिया भी इसका मेंबर है। अब इसके अंदर क्या होता है, वोटिंग शेयर होता है। वोटिंग शेयर में सबसे ज्यादा शेयर लिया हुआ है जापान और यूएसए। इन दोनों के पास 15.571% शेयर है, ये सबसे बड़े शेयर है। 15% इसके पास एक तरह से, 15% इसके पास, तो 30% इस बैंक का पूरा सिर्फ ये दो देश बनते हैं। तीसरे नंबर पे आता है आपका चाइना 6.42% से, और चौथे नंबर पे है आपका इंडिया, थोड़ा सा ही पीछे 6.3%। तो यानी कि हमारे डिसीजन मेकिंग, अब क्या होता है, जब भी कोई फैसला लेना है, फैसला लेने के लिए कम से कम 50% से ज्यादा अप्रूवल चाहिए होगा। तो यहां पे क्या होगा कि आपके इंडिया का सेइंग 6.3% गिना जाएगा। तो ऐसे ही अलग अलग देशों को अलग अलग परसेंटेज है, अगर देशों ने टोटल करके 50% से ज्यादा का मार्जिन अचीव कर लिया तो मेजॉरिटी मानी जाती है। द मेंबर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। सी इन्फ्लुएंस मिलता है, बाकी सारे तो एशियन कंट्रीज ही हैं, मतलब कई एशियन है, ऑस्ट्रेलिया चलो नहीं है, इन्हें इन्फ्लुएंस मिलता है। अब अगर मेरे अमेरिका से अच्छे रिलेशन नहीं है, अमेरिका के पास 15% अपने शेयर है, जापान जैसी और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज भी उसकी बात सुनते हैं, वो अपने शेयर इन्फ्लुएंस कर देगा। एक तरह से ये कंट्रीज, देखो तुम कंट्रीज किसी भी इंटरनेशनल कंट्री को ना, मतलब इंटरनेशनल रिलेशन में अगर तुम अपने इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हो, इसी का कंसेप्ट, जैसे ये लोन है ना, वैसे ही आपकी पावर कैसी है उसका भी कंसेप्ट आता है। आप दो टाइप की इंटरनेशनल पावर हो सकते हो, आप एक हार्ड पावर हो सकते हो या एक आप सॉफ्ट पावर हो सकते हो। दोनों का मिक्सचर बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, हार्ड पावर जैसे अमेरिका है, चाइना भी यही काम कर रहा है। हार्ड पावर का मतलब है दो चीजें, या तो आपकी मिलिट्री से लोग घबराते हैं या आपके पास पैसा है।
और आपके पैसे की जरूरत के चलते हुए आपसे हर कोई अच्छा रिश्ता बना के रखेगा। उन्हें पता है आपके पास पैसा है, तो उन्हें अच्छे रिश्ते आपके साथ बना के रखने पड़ेंगे। लोन चाहिए, ग्रांट्स चाहिए, अमेरिका खुले दिल से बांटता है, पर वो अपने उन्हीं देशों को बांटता है जहां पर उसे इंटरेस्ट है। ठीक है, जैसे इंडिया के अंदर अमेरिका अमेरिका पर्सनली खुद भी बहुत सारी फंडिंग करता है इंडिया के अंदर, पर उसका यही इंटरेस्ट है कि इंडिया की गवर्नमेंट के साथ अच्छे रिश्ते बने रहे। उसे क्या लेना देना हमारे गरीबों से, वो एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट के साथ रिश्तों में इंटरेस्ट है, वो इस कारण फंडिंग करेगा। कुछ साल 2001 से पहले इंडिया और यूएस के रिश्ते अच्छे नहीं थे, वो तब भी फंडिंग करते थे जस्ट टू मेंटेन रिलेशंस, के बस रिश्ते बने रहे। पूरे जो इन डेप्थ रिलेशन है ना, वो तब पाकिस्तान के साथ रखता था। पाकिस्तान के अंदर अमेरिका ने तब बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया था, अब चाइना कर रहा है। ये हार्ड पावर है, इंडिया एक सॉफ्ट पावर है। जब भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कभी भी किसी इंटरनेशनल कंट्री के पास जाते हैं, इंटरनेशनल लीडर से मिलते हैं ना, उनकी हमेशा स्पीच सुनना। वो एक चीजों की बात हर एक से करेंगे, हमारे देशों के रिश्ते बहुत ही पुराने हैं, एंशिएंट रिश्ते हैं, हम ट्रेड हमेशा करते रहे हैं, हमारे लोग आपस की कंट्रियों में आते रहे हैं, अमेरिका से बात करेंगे, हम दोनों डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, हमारे इंटरेस्ट बड़े मिलते हैं। ये जो चीजें हैं ना, इनमें कोई भी ना मिलिट्री इन्वॉल्व है, ना पैसा इन्वॉल्व है, ना डर है, ना पैसा है। हम एक्चुअली उनके साथ कनेक्शन कैसे बनाना शुरू करते हैं, हमारे पास क्योंकि दोनों ही इतने नहीं है, ठीक है, हमारी जरूरत से ज्यादा नहीं है, तो हम उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं कल्चर से, कि हमारे रिश्ते बहुत पुराने हैं, इस कारण हम जुड़े रहे। ठीक है, तो हम ये कोशिश करते हैं। तो इंडिया एक सॉफ्ट पावर है, हमारे पास अभी इतना पैसा नहीं है और हमारी मिलिट्री का इतना स्प्रेड नहीं है कि पूरी दुनिया घबराती हो कोई। ठीक है, तो इस कारण ये चीज है। जो चाइना बॉर्डर पे करता रहता है, ये उसकी एक हार्ड पावर डिप्लोमेसी वैसी है, क्योंकि वो अपने सारे नेबर्स में एक डर पैदा करना चाहता है। डर होगा, उसकी आर्मी की सुपीरियोरिटी स्टैब्लिश होगी, तो अपने आप उसके डर के कारण भी बहुत सारे कंट्रीज ऐसी हैं जो उसके साथ रिश्ते बनाने लग जाएंगे। जैसे रीसेंट कंट्री जिसने उसके साथ रिश्ते बनाए हैं, मतलब पहले बातचीत में थे, अभी प्रॉपरली अभी भी रिश्ते नहीं बने, वो है भूटान। भूटान के अंदर वैसे चाइना की एम्बेसी नहीं है, एक दूसरे को ये रिकॉग्नाइज नहीं करते। ठीक है, पर भूटान और वो दोनों बात करने लगे हैं कि उसका बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व कर ले, नहीं तो आपके उसके बॉर्डर पे भी डिस्प्यूट है, भूटान के साथ भी डिस्प्यूट है। भूटान की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी इंडिया ने ली हुई है, पर भूटान को कहीं ना कहीं दिख रहा है कि इंडिया खुद इतनी मुसीबत में फंसा हुआ है, अगर भूटान में कुछ भी होता है शायद इंडिया ना आ पाए उसके रेस्क्यू, तो वो खुद अपने बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व करने निकला हुआ है। ठीक है, ये बहुत ही हमारे लिए एक वरीसम चीज है, क्योंकि आज से पहले ना भूटान ने हमसे बिना पूछे कोई काम नहीं किया। भूटान और नेपाल, वैसे ही फिर मैं आपको फॉरेन सर्विसेज की बात बोलता हूँ, भूटान और नेपाल के अंदर ना खासकर ये बोलते हैं कि जो इंडियन डिप्लोमेट्स वहां पोस्टेड है ना, वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे ब्रिटिश वॉइस रॉय हो, उनके ऑफिस में जाके ऑर्डर देके आ जाते हैं कि यही होना चाहिए। तो नेपाल भी हमारे चाइना की साइड को जाता हुआ दिखा पिछले 2 साल में, और अब भूटान भी अगर ऐसे बिहेव कर रहा है, तो हमारा इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं नेबरहुड में हिलता हुआ दिख रहा है। तो इंडिया को अपनी पॉलिसीज को रीथिंक करने की जरूरत है कि हम फॉरेन पॉलिसीज में कहाँ गलत हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, ये रीसेंट टाइम में ऐसा क्या हुआ है। नेपाल तो हमसे नाराज है, इसका कारण है 2015 में जो हमने नेपाल के साथ किया। 2015 में नेपाल में अर्थक्वेक आए हुए थे, तो बहुत ही बुरी तरीके से अर्थक्वेक आए थे सारी जगहों पे, अगर याद हो, बहुत ही बुरा व्यू था। अब उसी टाइम पे आपके नेपाल ने ना नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले ना दुनिया का इकलौता देश था जिसने अपना रिलीजन एज अ हिंदू नेशन था। वो उन्होंने अपना रिलीजन स्टेट रिलीजन, जैसे पाकिस्तान का इस्लाम है स्टेट रिलीजन, आपके नेपाल ने स्टेट रिलीजन हिंदुइज्म डिक्लेयर किया हुआ था। नेपाल ने हिंदुइज्म को हटा के अपने नए कॉन्स्टिट्यूशन में अपने आप को सेक्युलर डिक्लेयर कर दिया। हमारी सरकार अपने व्यूज को लेकर थोड़ी सी नाराज हुई, उन्होंने क्या किया, नेपाल जाने के सारे रास्ते बंद करवा दिए। अब बात क्या है, नेपाल का 90% जो सप्लाई है ना, वो इंडिया से निकलती है। और ऐसे टाइम पे जब आपके नेपाल के अंदर अर्थक्वेक आके हटे थे, और अभी उनके अंदर सारा मटेरियल उन्हें चाहिए था, हमने सब कुछ बंद कर दिया।
तो उसके चलते हुए हमने नेपाल को गवा दिया। ठीक है, नेपाल ने उन्हीं दिनों में चाइना के साथ रिश्ते बढ़ा लिए कि चाइना ने कहा कि हम हिमालयस के अंदर से टनल्स निकाल देते हैं कि इधर से आ जाओ। पहले नहीं तो नेपाल पूरी तरह हमारे ऊपर डिपेंडेंट था, वो गलती हमने खुद की है। ठीक है, तो ये चीज हुई थी। अब दूसरा ऐसे ही आपका बैंक है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये जो बैंक है ना, ये ना चाइना ने बनाया है, ये चाइनीज लेड बैंक है। इसके अंदर देखो था कि आपके दुनिया में जो ज्यादातर बैंक्स लोन देते हैं ना, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, इनके अंदर कंट्रोल बना के रखा हुआ है अमेरिका ने, यूएसए का कंट्रोल है। ठीक है, अमेरिका इस फाइनेंशियल पावर को जाने नहीं देना चाहता, ये बहुत बड़ी पावर होती है, क्योंकि हर कंट्री को पैसे की जरूरत है, तुम्हारे पास आएगी। चाइना अब लॉन्ग टर्म में अमीर हो गया, चाइना अब इन्हें टक्कर देने के लिए अपना खुद का बैंक बनाने लग गया, जिसे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कहते हैं। ठीक है, ताकि इकोनॉमिक और सोशल आउटकम्स इंप्रूव किए जा सके एशिया के। इसके अंदर 103 मेंबर्स है। 103 मेंबर्स का क्या मतलब है कि ये एशिया से बढ़ के और भी दुनिया के अंदर इसके मेंबर्स हैं। 103 कंट्रीज एशिया के अंदर नहीं है, सारी दुनिया की कंट्रीज इसके अंदर, मेंबर कोई भी बन सकता है। मेंबर बनोगे तुम्हें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इस एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में ना इंडिया और चाइना के रिलेशन की एक और कॉम्प्लेक्सिटी भी सामने आती है। देखो वैसे इंडिया और चाइना के आजकल रिलेशन पता है कितने खराब हुए पड़े हैं, पर ये जो बैंक है ना एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसमें इंडिया और चाइना सबसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं। चाइना लेड बैंक है, चाइना के पास तो 25% के करीब इसके शेयर्स हैं। इंडिया के पास इसके 8% के करीब शेयर है, जो इस बैंक का सेकंड हाईएस्ट है। तो एक तरह से ये बैंक इंडिया और चाइना ने मिलकर बनाया। चाइना लेड है क्योंकि 25% बहुत बड़ा शेयर होता है। ठीक है, और हाँ सर हिरोशिमा जी, हिरोशिमा के अटैक के टाइम जब उसके बाद अमेरिका खर्चा उठाता है जापान का। हाँ जी, हाँ जी साहिल क्या कह रहे हो? सर ये हिरोशिमा में अटैक हुआ था, हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद अमेरिका खर्चा उठाता है जापान का। इसका बताना सर थोड़ा सा। जापान का खर्चा बढ़ाता जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होगी। जी जी जी। सी वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुई थी ना, अमेरिका वो गलती नहीं करना चाहता था जो आपके फ्रांस और ब्रिटेन ने की थी जर्मनी के खिलाफ। एक तरीका है कि जिन्हें तुमने हराया है उन्हें पनिश कर दो। वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी हार गया था, फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर क्या किया था, उसके ऊपर इतनी पैसे की डिमांड डाल दी कि जर्मनी बर्बाद होने लग गया था। वही कारण था कि वहां पे हिटलर निकल आया। हिटलर को क्योंकि ऑडियंस मिल गई हेट फैलाने के लिए। ठीक है, अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने इससे ऑपोजिट अप्रोच अपनाई। अमेरिका ने जापान को कि हर कंडीशन मान ली कि आप सरेंडर कर रहे हो, आप किस कंडीशन से सरेंडर करना चाहते हैं हम वो भी मान लेंगे। जैसे जापानीज अपने ना जो एम्परर है ना उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। उनका उस टाइम पे जो मिलिट्री कमांडर था, जो सारी की सारी चीजें लीड कर रहा था, वो था टोजो। टोजो ने खुद कहा कि देखो जितना भी आपका वर्ल्ड वॉर 2 पे सारे का सारा इल्जाम लगाना है ना, वो मेरे ऊपर लगा दो, मुझे फांसी देनी है दे दो, एम्परर का नाम नहीं आना चाहिए। अमेरिका ने कंडीशन मान ली थी। सारा वर्ल्ड वॉर 2 का इल्जाम ये लगाया गया कि टोजो कर रहा था, ये एम्परर ने नहीं कहा था, बल्कि एम्परर लीड कर रहा था उस वॉर को। ठीक है, टोजो सिर्फ मिलिट्री लीड कर रहा था, मेन पीछे जो पर्सन था वो एम्परर था। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने जापान को बोला कि देखो मिलिट्री मत रखो, आपकी प्रोटेक्शन हम कर लेते हैं, आपको प्रोटेक्शन ही चाहिए, आप एक छोटी सी फोर्स बना के रखो जिसे जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स कहते हैं, आज भी एग्जिस्ट करती है। जो जापान की आर्मी है ना उसे सेल्फ डिफेंस फोर्स है, वो ज्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है, पर बहुत ही मॉडर्नाइज्ड है। इसके अलावा एक ना प्लान था, वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे, अमेरिका ने, अब सारा यूरोप भी तबाह हो गया था, सारी की सारी तो वॉर्स वहां पे हुई है मेन, सारे कंट्रीज जो अमेरिका, अब अमेरिका को था मैं अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा दूं, फिर पैसा, अमेरिका ने एक प्लान बनाया था जिसे कहते हैं मार्शल प्लान।
मार्शल प्लान के चलते हुए इसने जितने भी ये कंट्रीज थी, ऑस्ट्रेलिया, जापान और आपके यूरोप की जो उसके साइड की कंट्रीज थी, उन सबको बोला कि आपको जितने पैसे की जरूरत है मैं दूंगा, लो। बहुत सारा पैसा फ्री में, ग्रांट में भी दे दिया, लोन भी नहीं किया, कई पैसे का लोन, ज्यादातर पैसा ग्रांट में, कि रीडेवलपमेंट करो, दोबारा से अपने शहर बनाओ, ठीक है। तो उससे अमेरिका की लॉन्ग टर्म में जो रुतबा है ना वो बहुत ज्यादा बन गया इस तरीके से। तो अमेरिका को ऑब्वियसली देखो, तुम्हें रुतबा बनाना है तो खर्चे तो करने पड़ेंगे, तो इसी कारण दुनिया की सबसे ज्यादा कर्जाई कंट्री भी तो अमेरिका ही है, तो वो चीज यहाँ पे है। अब ये जो बैंक है ये $100 बिलियन की इनिशियल कैपिटल से शुरू किया गया था, जो ऑलमोस्ट 2/3 है एशियन डेवलपमेंट बैंक का और 50% है वर्ल्ड बैंक का। 50 आपके वर्ल्ड बैंक के अंदर $200 बिलियन का फंड है जो वर्ल्ड बैंक है, तो उसका हाफ हो गया ना, और एशियन डेवलपमेंट बैंक का ये 2/3 अमाउंट हो गया। वो भी इससे बड़ा बैंक है, पर ये शुरुआत है एशियन पावर्स के द्वारा अपना खुद का बैंक बनाने की। इंडिया चाइना के रिलेशन अच्छे रहते तो ऑब्वियसली बैंक और भी ऊपर जाता। दुनिया की जो 3 हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है ना, मतलब जो आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पूरी दुनिया में, बिग 3 बोला जाता है, उन्होंने इस बैंक को हाईएस्ट रेटिंग देके रखी है। क्रेडिट रेटिंग का क्या मतलब है कि ये बैंक के पास अच्छा खासा पैसा है, ये बैंक कभी डिफॉल्ट नहीं करने वाला, और इसके हर प्रोजेक्ट जो है वो फुली अप्रूव्ड है। ये क्रेडिट रेटिंग इसलिए भी जरूरी होती है कि आगे इसके अंदर कई बार ये बैंक्स आपके इन्वेस्टर्स को भी इन्वॉल्व करते हैं और लोगों को भी, तो अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है ना, आप पे लोग भरोसा करते हैं। ये बिग 3 किन्हें बोला जाता है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ना 3 दुनिया की सबसे बड़ी बन चुकी हैं। ये प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है। हाँ जी, नाम नहीं सुने? स्टैंडर्ड एंड पुअर, जिसे S&P कह देते हैं, ठीक है, आपका फिच ग्रुप, और तीसरा है हाँ मूडीज। हाँ मूडीज। ये 3, इन्हें बिग 3 बोला जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ये क्या करते हैं? क्रेडिट रेटिंग, देखो क्रेडिट रेटिंग का मतलब है कितने चांसेस हैं किसी भी चीज को, ये जो क्रेडिट रेटिंग दे रहे हैं कितने चांसेस हैं इनके लोन के ऊपर डिफॉल्ट करने के। ये देशों को भी देते हैं, जैसे इंडिया का क्रेडिट रेटिंग में स्टेटस है BBB, हाईएस्ट स्टेटस होता है AA, ठीक है, ये हाईएस्ट स्टेटस है। तो अभी इंडिया को अभी फिर BB होगा, फिर AAA हो जाएगा, फिर कहीं जाके हम यहाँ पहुंचे। सॉरी, सबसे टॉप पे AAA+, AAA, फिर सॉरी AA+, फिर AA आता है, फिर AAA। तो इंडिया BBB का मतलब है कि इंडिया खतरे में नहीं है, कहीं पे हम किसी लोन पे डिफॉल्ट नहीं करने वाले। पर अगर कोई बहुत बड़ा इंसिडेंस हमारे देश के साथ होता है, जैसे वॉर होती है, कुछ होती है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो सकती है, तो इस कारण हम BBB रेटिंग पे है। अमेरिका जैसी जो कंट्रीज होती हैं वो हमेशा ए में ही कहीं घूम रही होती हैं, जापान भी वहीं कहीं, और आपके यूरोपियन जो पहले से बहुत ज्यादा अमीर हो चुके हैं वो वाले देश। सारा यूरोप अमीर नहीं है, आधे से ज्यादा यूरोप बहुत ही गरीब भी है। जैसे इटली के अंदर कुछ शहर हैं, वो तो बाहर से चाहते हैं लोग आ जाएं, वहां पे लिटरली तुम्हें $2 के भी घर मिल जाएंगे, पूरा घर $2 में ले जाओ, वहां की सरकार दे रही है, ठीक है, पर वो अंदर से बिल्कुल ही कबाड़ जैसे हैं, बनाना तुमने है पर वो प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ शहर हैं इटली के अंदर, क्योंकि इटली कोई ज्यादा अमीर देश नहीं है, ठीक है। हाँ नहीं, अरब कंट्रीज की अपनी आर्मीज भी हैं, तो ज्यादा फेमस नहीं है इनकी आर्मीज, आर्मीज हैं। सऊदी अरेबिया की अपनी आर्मी है, यूएई की अपनी आर्मी है। यूएई की एयरफोर्स बहुत मानी जाती है, क्योंकि यूएई की, इनके पास पैसा बहुत है। ये क्या करते हैं, सबसे जो लेटेस्ट वेपन्स होंगे ना वो ये खरीद लेते हैं। इनकी आर्मी बड़ी नहीं है, मॉडर्नाइज्ड है, ठीक है। जैसे आपके अमेरिका के F-35 यूएई की एयरफोर्स के पास है, रफाइल्स उनके पास भी है, ठीक है। अब
अगला जो करंट अफेयर है, एक यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन बारे है जो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है पेपर के लिए भी और वैसे भी। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, UNCLOS इसे शॉर्ट में कह देते हैं। अब ये जो UNCLOS है इसमें होता क्या है? देखो ऐसे भी तो हो सकता है कि डिस्प्यूट राइज होने को कल चाइना आके मेरे यहां पे एक बेस बनाने लग जाए बिल्कुल ही साथ, वो तो कहे ये समुंदर है तुम्हारी जमीन थोड़ी है, पर ऐसे हमें तो थ्रेट महसूस होगा। तो दुनिया ने क्या किया है, सारी कंट्रीज ने मिलके पानी को भी डिवाइड कर लिया। पानी में क्या होता है कि अंदर जितनी भी नदियां हैं, इन्हें इंटरनल वाटर्स भी कहते हैं, इनके ऊपर तुम्हारा 100% कंट्रोल है। प्लस समुंदर की तरफ, आपके कोस्ट से समुंदर की तरफ जो पहले 12 नॉटिकल माइल्स पड़ते हैं ना, इन्हें कहते हैं कंट्री के अपने खुद के टेरिटोरियल वाटर्स। टेरिटोरियल वाटर्स के ऊपर एक कंट्री का 100% कंट्रोल होता है। कोई भी फॉरेन वेसल, कोई भी फॉरेन कंट्री की वेसल तुम्हारे ये 12 नॉटिकल माइल का एरिया एंटर नहीं कर सकती बिना तुम्हारी परमिशन। ठीक है, इसके अंदर इन 12 नॉटिकल माइल्स में कोई भी तुम कानून बनाना चाहते हो, टैक्सेशन का, एनवायरमेंट का, कोई भी कानून बनाना है तुम बना सकते हो। 100% ये 12 नॉटिकल माइल्स तुम्हारे कंट्रोल के हैं। इसके बाद अगली एक और बाउंड्री बनाई गई, दूसरे पेन से बना दो। अगली बाउंड्री बनाई गई, इससे अगले 12 नॉटिकल माइल्स, कोस्ट से 24 नॉटिकल माइल्स हो गए। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? कंटीजियस जोन। कंटीजियस जोन कैसे जोन होते हैं? इसके अंदर भी तुम्हारा ज्यादातर तुम्हारे अधिकार है। मतलब टेरिटोरियल वाटर में तो 100% तुम्हारा राइट था ना, कंटीजियस वाटर में ज्यादातर तुम्हारा हक है। पर जो नॉर्मल कोई शिप्स हैं, जैसे कोई कार्गो शिप जा रही है, कुछ है, वो यहां से निकल सकती है। अगर किसी मिलिट्री वेसल ने निकलना है, इसे कहते हैं कि सिर्फ वही वाली शिप्स निकल सकती हैं। सारी शिप्स को यहां से, मतलब फॉरेन शिप्स को यहां पे इनोसेंट पैसेज का हक है। इनोसेंट पैसेज का क्या मतलब होता है कि तुम देश को खतरा नहीं बन रहे हो। मतलब ऐसा नहीं कि मैं एक जैसे सबमरीन है, इस 12 नॉटिकल माइल के एरिया के अंदर अगर सबमरीन चल रही है ना, सबमरीन को ऊपर सरफेस पे होना चाहिए, वो पानी के अंदर डिप नहीं हो सकती। डिप का मतलब है वो पूरी तरीके से अटैक करने के लिए तैयार है। सरफेस पे हो गए, तुम्हारा फ्लैग दिखना चाहिए और तुम यहां से पास करके निकल सकते हो। इनोसेंट पैसेज में दूसरी चीज क्या है कि लेट्स सपोज कोई आपका वैसे डिस्ट्रॉयर था, आपकी नेवी की शिप थी, उसकी जो गन्स हैं, ऐसा ना हो कि लैंड की तरफ पॉइंट कर रही है फायर करने के लिए, सारी गन्स बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और नीचे को झुकी होनी चाहिए। उन्हें माना जाता है कि इनोसेंट पैसेज है, वो सिर्फ यहां से निकलना चाहते हैं और कुछ नहीं। इस 12 नॉटिकल माइल में कोई नहीं आ सकता बिना हमारी परमिशन के, इससे इनोसेंट पैसेज से निकल के जा सकते हैं। बाकी यहां के लिए कोई भी और कानून बनाना है, एनवायरमेंट, टैक्सेशन जैसे, वो अलाउड है। यहां तो एंट्री हम बंद कर सकते हैं कि कोई और एंटर नहीं करेगा। लास्ट में इनका जो, हाँ जी प्रिया, सर अंडमान निकोबार के आसपास वाला जो एरिया होगा वो। हाँ तो अंडमान एंड निकोबार भी ऐसे लगा लो ना, लेट्स सपोज ये हर आइलैंड है अंडमान का कोई भी, अंडमान एंड निकोबार के आसपास भी सेम ही, पहले उसके 12 नॉटिकल माइल, फिर उसके आगे के आपके अगले 12 नॉटिकल माइल, और अब मैं तीसरा, मतलब उसके वहां से लैंड से वहां से बाउंड्री लगा लो, तो हर आइलैंड की अपनी अपनी बाउंड्री बन जाएगी, तो लॉन्ग टर्म एक पूरा एरिया बन जाएगा ना। अंडमान एंड निकोबार का भी सेम प्रिंसिपल, लक्षद्वीप का भी सेम प्रिंसिपल। ठीक है, अब यहां पे क्या है दूसरी साइड पे, अब लास्ट एरिया है यहां से काफी दूर तक, आपके कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल्स, इसे कहते हैं कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, शॉर्ट में EEZ। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है, इसमें तुम और कोई, मतलब इसमें तुम कोई कानून नहीं बना सकते। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब है कि यहाँ पे समुंदर के अंदर से कोई भी रिसोर्सेज निकालना चाहते हो ना,
अपने कोस्ट से लेके 200 नॉटिकल माइल के अंदर तुम कोई भी समुद्र के अंदर ड्रिलिंग कर रहे हो या वहां पे फिशेस पकड़ रहे हो, वो पूरी तरीके से तुम्हारा अपना इलाका है। वहां पे इकोनॉमी कैसे चलती है, इकोनॉमी कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, अब मैं यहां से फिशेस पकड़ना चाहूं या नीचे से तेल निकालना चाहूं या कोई और वहां पे मिनरल्स हैं अर्थ के अंदर वो निकालना चाहूं, वो सारे के सारे निकल सकते हैं। क्लियर है, ये सारे के सारे ऐसे पता चलते हैं। कोई भी डाउट? इससे बियॉन्ड जो एरिया, बाकी जो पानी का एरिया बच जाता है, उसे कहते होते हैं आपका इंटरनेशनल वाटर। इंटरनेशनल वाटर में किसी देश का कोई कानून नहीं होता, कुछ नहीं होता। यही एरियाज हैं जहां पे ज्यादातर दुनिया की जो स्मगलिंग और ये सब कुछ होता है ना, वो इंटरनेशनल वाटर में जाके होता है, क्योंकि तुम्हें कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, किसी का कोई अधिकार नहीं बनता इंटरनेशनल वाटर्स में। जो भी बंदा करना चाहे यहाँ पे कर सकता है। ये 100% राइट के बाहर है किसी देश का, जहां पे भी इंटरनेशनल वाटर होंगे। अब पर कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझे यहां पे कोई खुदाई करने के लिए जगह मिल जाए, और मेरे तो इकोनॉमिक जोन से ही बाहर है, तो मैं ये परमिशन, मुझे कौन देगा परमिशन? यही इस साल का आपके प्रीलिम्स का है, इस साल के यूपीएससी के प्रीलिम्स का क्वेश्चन था। ये राइट देती है आपकी एक इंटरनेशनल बॉडी, इसमें नहीं लिखी हुई, चलो मैं वैसे बताता हूँ। ठीक है, आपकी एक इंटरनेशनल बॉडी ये राइट देती है, मतलब वो इसका वैसे पार्ट नहीं है इंटरनेशनल, इस एग्रीमेंट का ये पार्ट नहीं है। सीबेड, सॉरी बोलते बोलते, सीबेड अथॉरिटी। इसका हेडक्वार्टर जमाइका में पड़ता है। ठीक है, वेस्ट इंडीज, जमाइका, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये इंटरनेशनल वाटर में किसी को भी कोई माइनिंग करनी होती है ना, ये परमिशन देते हैं। ये ना इस साल का क्वेश्चन बना हुआ था, क्यों आपके ये करंट अफेयर से बना था। आपके ना इंडिया को, आपके इंडियन ओशन में एक एरिया अलॉट हुआ है इंटरनेशनल वाटर में, जहां पे हमने एक ना मेटल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं रेयर अर्थ मेटल्स। मैं वही अगस्त में किया था, बार बार आते रहते हैं। हाँ, मतलब अगस्त में किया था, अक्टूबर में पेपर में आ गया ये चीज। बार बार ऐसी चीजें साल में कई बार रेयर अर्थ मेटल्स पढ़ते होगे। अब रेयर अर्थ मेटल्स क्या है, नाम से ही है, अर्थ के ऊपर जो रेयर है। पर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इंक्लूडिंग आपके फोन्स, कुछ भी लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, हर चीज, इनके अंदर जो सबसे मेन कंपोनेंट्स बनते हैं ना, वो आर्म, एल्यूमिनियम, स्टील, इनसे नहीं बनते, वो ये रेयर अर्थ मेटल से बनते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे कंडक्टर्स हैं, बहुत ही अच्छे और बहुत ही लाइट है। तो आजकल जितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी पतली होती जा रही है ना, इनकी यूज बढ़ता जा रहा है। अगर ये ना हो, और इनका जो इंटरनेशनली प्राइस चल रहा होता है ना, वही अल्टीमेटली डिटरमाइन करेगा कि आपके बाकी चीजें कितनी महंगी बिकेंगी। प्रॉब्लम क्या है, दुनिया की रेयर अर्थ मेटल की जो 2/3 सप्लाई है ना, उसे कंट्रोल करता है चाइना इस टाइम पे। तो उसकी किसी भी देश से नहीं बन रही होती है, और उस देश की उसने पूरी इलेक्ट्रिकल मार्केट खराब करनी होती है, तो वो क्या करता है, इनकी सप्लाई और कम कर देता है, उस देश को भेजना कम कर देता है। ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ी है, जैसे आपका साउथ कोरिया हो गया, साउथ कोरिया से भी उसकी बनती नहीं है, साथ में ही है साउथ कोरिया उसके। ठीक है, ऊपर वाली साइड को नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया जो है आपकी ज्यादातर ये जो टेक जायंट्स हैं, ये साउथ कोरिया के ही है। सैमसंग, एलजी, सोनी, पैनासोनिक, सारे के सारे साउथ कोरियन कंपनीज हैं। तो ये क्या करते हैं, साउथ कोरिया को सप्लाई ही बंद कर देते हैं। तो अब लॉन्ग टर्म में इंडिया ना इसका ऑल्टरनेटिव बनना चाहता है। हमने क्या किया, हमने हमारे लैंड के ऊपर रेयर अर्थ मेटल नहीं हमें मिले, पर हमने समुद्र के अंदर ना रेयर अर्थ मेटल ढूंढ लिए, पर वो हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नहीं पड़ते, वो इंडियन ओशन में ओपन वाटर्स में पड़ते हैं। तो हमने वहां पे माइनिंग परमिशन ली है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से, कि हम यहां जाके माइनिंग करना चाहते हैं। इंडिया को ये परमिशन मिल गई है, इसीलिए ये साल आपका क्वेश्चन बना हुआ था। मतलब परमिशन 2 साल पहले मिल गई थी, अभी रिसेंटली दोबारा इसके ऊपर करंट अफेयर बने थे और वहीं से ये क्वेश्चन आया। क्लियर है? तो ये सारा का सारा क्लियर है, यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है।
ठीक है, तो ये थे आपके आज के सारे करंट अफेयर। ये पानी सारे के सारे यहाँ पे समझाए हुए हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया सारे के सारे यहाँ समझाए हुए हैं। कोई भी डाउट किसी भी करंट अफेयर में?